नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में ब्रह्मा कुमारी के शांति वन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ। अपने संबोधन में कहा कि श्री अन्न यानी कि मिलेट्स को लेकर वैश्विक आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है भारत। आज देश में हम प्राकृतिक खेती जैसे अभियानों को भी बढ़ा रहे हैं आगे। यूरिया की कालाबाजारी और उद्योग में इसका इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने उठाए कई कदम। उर्वरक मंत्रालय के फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड ने 370 यूनिट का किया औचक निरीक्षण। 112 फर्टिलाइजर यूनिट में गड़बड़ी पाए जाने पर लाइसेंस किया या रद्द। – 2023-24 के जारी रबी विपणन सीजन में 9 मई तक लगभग 252 लाख मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद। ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 75 लाख मीट्रिक टन अधिक। पिछले साल 9 मई तक हुई थी 188 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद। देश में धान की खरीद भी सुचारू रूप से जारी। चक्रवाती तूफान मोखा की चेतावनी के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड हाई अलर्ट पर। तूफान के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आधी रात तक तेज होने की संभावना। शनिवार शाम तक तीव्रता पर पहुंचकर रविवार की सुबह तक कमजोर पड़ने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में स्थित श्री नाथ जी के दर्शन किए। वहीं उन्होंने दामोदर स्टेडियम में एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के लिए 5,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान आधुनिक इंफ्रा विकास को लेकर मौजूदा केंद्र सरकार के संकल्प को भी लोगों के सामने रखा। ये है राजस्थान स्थित नाथद्वार, जहां है श्रीनाथ जी का मंदिर। और ये है प्रधानमंत्री मोदी का काफिला। सड़क के दोनों किनारे लोग। उत्साह और उमंग, चारों तरफ मोदी मोदी की गूंज। ये पहला मौका रहा जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी श्रीनाथ जी के दर्शन करने पहुंचे। भारत सरकार सेवा भाव को ही भक्ति भाव मानकर दिन रात काम कर रही है। सांस्कृतिक विकास हो या आधुनिक इंफ्रा की बात, बीते 9 साल में मौजूदा एनडीए की सरकार ने चहुमुखी विकास किए हैं। ग्रामीण सड़कों का जाल 3,50,000 किलोमीटर से ज्यादा इस दौरान बढ़ा है। 9 वर्ष में 3.5 लाख किलोमीटर नई सड़कें गांवों में बनाई। इनमें से 70,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें यहां अपने इस राजस्थान के गांवों में बनी है। नाथद्वार में कुल 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपर्क यातायात परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन व शिलान्यास किया, जिसमें 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की लागत तकरीबन 4,000 करोड़ रुपए की है। इसके तहत NH 48 पर उदयपुर से शामलाजी के बीच 104 किलोमीटर की 6 लेन, NH 25 पर पार बिलौरा जोधपुर के बीच 110 किलोमीटर के मार्ग का चौड़ीकरण और NH 58E पर 2 लेन के मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा उदयपुर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास सहित रेलवे लाइन के दोहरीकरण का भी शिलान्यास लोकार्पण प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की सरकारों पर वोट बैंक के तराजू से विकास को तोलने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विकृत विचारधारा के शिकार लोग आज भी डेटा पहले कि आटा पहले के तर्क में फंसे हैं। जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर
योजना नहीं बना पाते। प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकता पर भी कटाक्ष किए। उन्होंने लाखा बंजारा की कहानी सुनाई और बताया कि लाखा बंजारा ने राजस्थान और गुजरात के इलाकों में कैसे जल स्रोतों का निर्माण करवाया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन कल्याण करने वाले लाखा बंजारा अगर आज होते तो नकारात्मक राजनीति करने वाले उन्हें चुनाव में हरा देते। बावड़ी किसने बनाई तो बोले लाखा बंजारा, वहां तालाब किसने बनाया तो बोले लाखा बंजारा। ये गुजरात में भी बोला जाता है, राजस्थान में बोला जाता है। मतलब को लगता है भाई पानी की समस्या का समाधान कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था। लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाव में खड़ा हो जाए तो ये नकारात्मक सोच वाले उसको भी हराने के लिए मैदान में आएंगे। उसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टियों का जमघट इकट्ठा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का भारत आकांक्षी है और 21वीं सदी में लोगों तक मौजूदा सरकार स्पष्ट नीति के साथ आधुनिक सुविधाएं पहुंचा रही है। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति पर गरीबों की अनदेखी करने पर प्रधानमंत्री ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गरीबी हटाने का नारा देने वाली, सामाजिक न्याय के वादे पर वोट लेने वाली कांग्रेस ने हर एक वर्ग के साथ सिर्फ स्वार्थ की राजनीति की है। जब ये सत्ता में आते हैं तो अपनी वोट बैंक की बढ़ाई के लिए समाज के नाम पर जो वोट बैंक बढ़ाई है उसके नाम पर आते तो हैं, लेकिन उनका भला नहीं करते हैं, भावनाएं भड़काते हैं। भला सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के हित साधने में लगे जाते हैं। राजस्थान में चुनाव से पहले किसानों से क्या वायदा किया गया था? 10 दिन के भीतर सभी किसानों को कर्ज माफी करेंगे। 10 दिन तो छोड़िए, अब तो 5 साल पूरे होने को है। कितने किसानों का वाकई में कर्ज माफ हुआ है, ये आप राजस्थान के लोग, मेरे किसान भाई बहन अच्छी तरह जानते हैं। बीजेपी सरकार किसान के हितों को प्राथमिकता देती है, उनके लिए मेहनत करती है। हम छोटे से छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं ताकि उन्हें बैंकों से आसानी से मदद मिल सके। यूरिया की कालाबाजारी और उद्योगों में इसके इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। उर्वरक मंत्रालय के फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड ने 370 यूनिट पर औचक निरीक्षण किया। 112 मिक्सचर फर्टिलाइजर यूनिट में गड़बड़ी पाए जाने पर उनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। 30 FIR दर्ज की गई हैं और 70,000 किसानों के लिए उपयोग किए जाने वाले यूरिया के बोरों को जब्त किया गया है। इस दौरान 11 लोगों को ब्लॉक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई एक्ट के तहत जेल भेजा गया है। क्रॉस बॉर्डर यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। समय समय पर फ्लाइंग स्क्वाड छापेमारी करता रहता है ताकि किसानों के उपयोग के लिए यूरिया की कालाबाजारी न हो सके। 2023-24 के रबी विपणन सीजन में 9 मई तक लगभग 252 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 75 लाख मीट्रिक टन अधिक है। पिछले साल 9 मई तक 188 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी। वहीं देश में धान की खरीद भी सुचारू रूप से जारी है। इस साल 9 मई तक करीब 366 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद की जा चुकी है और 140 लाख मीट्रिक टन की खरीद अभी बाकी है। गौरतलब है कि सेंट्रल पूल में गेहूं और चावल का संयुक्त स्टॉक 580 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया है, जो देश की खाद्यान्न की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर स्थिति में है। केंद्रीय बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम में देश भर से आए प्रतिनिधियों को संबोधित किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मद्देनजर अब 3 से 6 साल तक के बच्चों को अब पोषण के साथ साथ पढ़ाई भी कराई जाएगी। पिछले 1 साल में ग्राम पंचायत में 51 लाख एक्टिविटीज मंत्रालय द्वारा कराई गई हैं। उन्होंने कहा है कि 600 करोड़ रुपए सिर्फ आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए प्रस्तावित हैं, जिससे आंगनवाड़ी वर्कर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में जिसमें पोषण भी है और पढ़ाई का संकल्प भी है,
इसमें क्या गतिविधि हमने पिछले वर्ष से शुरू की, जो कहीं ना कहीं आज इस कार्यक्रम में फलीभूत हुआ। 81 लाख गतिविधियां सितंबर साल 2022 में ग्राम पंचायत स्तर पर मात्र पोषण और पढ़ाई के लिए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश के सर्वोच्च पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार अपने गृह जिले मयूरभंज आई। इस दौरान उनके परिजनों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा आगमन से जनजातीय समुदाय व उड़ीसा के नागरिकों में उत्साह का माहौल दिखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यात्रा के विषय पर राष्ट्रपति के छोटे भाई तरणी सेन टुड्डू से बात की हमारे संवाददाता ओपी यादव ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह जिले में पधारी हैं। उड़ीसा में आगमन पर यहां न केवल स्थानीय नागरिकों बल्कि उनके परिवार और समाज के सभी लोगों ने इनका स्वागत और सम्मान किया। अभी इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है तरणी सेन टुड्डू। सर, राष्ट्रपति जी यहां आए, परिवार के लोगों से मिले, समाज के लोगों से मिले, क्या प्रतिक्रिया रही आप सबके बीच उनकी वार्ता के दौरान? बस प्रक्रिया मतलब यहाँ जो आए लोगों को बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिन का बाद आया, साल भर हो गया मतलब दिल्ली जाने के बाद यहाँ आया तो सब आदमी खुशी लगा देखने के लिए। आदमी बहुत तरसते रहता था कि बाद में वो आदमी से मिला, वही सबसे खुशी लगता है। गांव में विकास के भी बहुत कार्य हुए हैं। राष्ट्रपति जी संवेदनशील है बहुत सारे मुद्दों को लेकर, जिन पूरा करने के लिए पहले भी काम करती थी, लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी और ज्यादा तेजी से वहां काम हुए हैं। तो विकास को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? विकास तो चलते रहता है, वो विकास के लिए ही गया हुआ है, फिर विकास होगा और गांव का भी विकास होगा, रायरमपुर का भी विकास होगा, सबके विकास के लिए चाहता है, इसीलिए वो दिल्ली भी गया हुआ है। उनका जो गृह जिला है और ससुराल है, दोनों जगह पर हमने देखा सड़क, बिजली और पानी की सुविधा के साथ साथ स्कूल और स्किल डेवलपमेंट के कई सारे केंद्र खुल रहे हैं। लोगों को मतलब 2 रोटी मिलेगा उसके लिए ये काम कर रहा, और फायदा बस उनका बाल बच्चे के लिए होगा, बस वही काफी। कौन कौन सी उम्मीदें हैं कि वो सब काम अधूरे हैं जिनको पूरा किया जाना चाहिए राष्ट्रपति जी के जरिए? देखिए मेरे हिसाब से तो उसका सोच जो है वही पूरा करेगा अपने से, और लोगों का जो उनका तो जो बात जा रहा है वही सब करेगा। जल, जंगल और जमीन जैसे मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति हमेशा संवेदनशील रहती है, और आपके जो जनजातीय समुदाय की ये आस्था के विषय हैं। वो तो हम लोग विकास के लिए तो मांग रहते ही है, वो अपने आप भी करते रहेगा, वो हम लोग को बोलना नहीं पड़ेगा, और वो हमेशा करेगा, जब तक वो है तब तक करते रहेगा। राष्ट्रपति जी रघुनाथ मुर्मू जी के भी जो समाधि स्थल है वहाँ गए और लोगों से मिले हैं। ये सब तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, जैसा अच्छा हो वही चाहते हैं हम लोग भी। उन्होंने नशा मुक्ति को लेकर भी उड़ीसा, नशा मुक्त उड़ीसा का एक अभियान चलाया है। मतलब सेहत के लिए भी ये किया है, देश के लिए, सब कुछ के लिए, बाल बच्चों के लिए, सबके लिए अच्छा है। नशा मुक्त होने से वही फायदा है। जनजातीय समुदाय की बेटी, उड़ीसा की बेटी देश के प्रथम नागरिक के तौर पे राष्ट्रपति बनी, उससे आपके समाज का नाम भी बढ़ा है, समाज को प्रतिष्ठा मिली है। इस पर आपको कितना गर्व महसूस होता? ये गर्व तो हमारा मतलब क्षेत्र का सबको मतलब गर्व लगता है और बहुत अच्छा लगता है। तो ये थे तरणी सेन टुड्डू, जिनका मानना है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने से एक और जहां जनजातीय समुदाय का राष्ट्रीय स्तर पर मान बढ़ा है, वहीं दूसरी ओर इस समुदाय के विकास और संस्थागत बुनियादी सुविधाओं को पूरा करने के लिए एक विकल्प भी खुला है। मेरे सहयोगी कैमरामैन एम ए खान के साथ मैं ओपी यादव, डीडी न्यूज, मयूरभंज। और चक्रवाती तूफान मोखा के बारे में भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से दी गई चेतावनी के बाद इंडियन कोस्ट गार्ड को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी पर बना दबाव अब उत्तर पश्चिम की तरफ बढ़कर चक्रवाती तूफान मोखा में बदल गया है। ये पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम दक्षिण पश्चिम में, बांग्लादेश में कॉक बाजार के दक्षिण पश्चिम में और म्यांमार में सित के दक्षिण पश्चिम में केंद्रित है।
इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और आज आधी रात के आसपास तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में धीरे धीरे तेज होने की संभावना जताई जा रही है। मोका शनिवार शाम के आसपास अपनी चरम तीव्रता तक पहुंच जाएगा और इसके बाद रविवार सुबह से इसके थोड़ा कमजोर होने की संभावना है। असम दुनिया में अपने हाथ से बने उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। असम में बने कपड़े तो लोगों की पहली पसंद रहते ही हैं और इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए सरकार ने असम की स्नैकी टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं, जिससे असमिया बुनकर अपने डिजाइनों में सपने बुन सकते हैं। बुनाई राज्य में कई लोगों के लिए आजीविका है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए। शिवसागर जिले के बोकोटा में स्थित एक कपड़ा दुकान सह कार्यशाला स्नैकी टेक्सटाइल कई बुनकरों के लिए आजीविका उत्पन्न करने में मदद कर रही है, जिससे राज्य के लोगों को रोजगार के साथ साथ अपनी कला को दुनिया तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत असम में बोकोटा के जतिन नाथ ने 6 महीने पहले स्थानीय महिला बुनकरों और कारीगरों को शामिल करके स्नैकी टेक्सटाइल की स्थापना की थी। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र ने उद्यमी जतिन नाथ को इससे उद्यम की स्थापना में विशेष सहायता प्रदान की है। नाथ को सरकार की PMEGP योजना के तहत रियायती ऋण प्राप्त हुआ। वर्तमान में 12 बुनकर पारंपरिक असमिया कपड़ों के सुंदर डिजाइन बनाने वाले उद्यम में काम कर रहे हैं। ये उद्योग तो आज 6 माह হৈছে মই আৰম্ভ কৰা। 6 महीने से काम कर रहे हैं। मूंगा सिल्क यहाँ के सिल्क के कपड़े और गमछे की बहुत मांग है। आने वाले बिहू त्योहार के कारण 12 कर्मचारी, 10 बुनकर, मशीनें हैं। मांग इतनी ज्यादा है कि वो मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं। सभी के वेतन देने के बावजूद उन्हें काफी लाभ हुआ है। प्रोडक्शन কৰিছিলো। মোৰ नाम चंद्र मेधी। मुझे काम करते हुए 1 साल हो गए। यहाँ मैं नए आने वाले लोगों को भी प्रशिक्षित करता हूँ। हम जतिया आइसिलो कि यह काफी कठिन होगा, पर यहाँ बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। अब मैं इससे अपनी आय कमा रही हूँ। जतिन नाथ ने असम के प्राचीन रेशम उत्पादन को बढ़ाने का काम किया है। राज्य में सालों से पारंपरिक रूप से मुगा, एरी और शहतूत रेशम का उत्पादन किया जाता है। असम देश के कुल मुगा और एरी उत्पादन में क्रमशः 95% और 65% का योगदान देता है। इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए आज नाथ के उत्पादों ने आसपास के क्षेत्रों में लोकप्रियता हासिल की है और स्थानीय बाजार पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त की है। स्नैकी टेक्सटाइल के माध्यम से नाथ के प्रयास की सराहना की जा रही है और ऐसे प्रयास दूसरों को आत्मनिर्भरता के लिए स्थानीय उत्पादों का व्यवसाय करने के साथ साथ दूसरों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। देश से होने वाले कुल चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा के अनुसार भारत ने साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान करीब 2,93,258 टन गैर बासमती और बासमती चावल का कुल निर्यात किया है, जो बीते साल के मुकाबले कहीं ज्यादा है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2022-23 के अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 41,329 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 34,83,156 टन का हुआ था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 4 लाख टन से ज्यादा का हुआ है। साल 2022-23 में भारत ने गैर बासमती चावल का निर्यात 1,60,92,000 टन से ज्यादा का किया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 1,56,40,654 टन का हुआ था। भारत चावल का निर्यात अफ्रीका, एशियाई देशों के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। फिलहाल इन दिनों कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में धान बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 9 मई को धान का भाव था 1,850 रुपए,
10 मई को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 1850 रुपए पर बना रहा। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 मई को धान का भाव था 4100 रुपए। 10 मई को इसके सौदे 50 रुपए चढ़कर 4150 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में 9 मई को धान का भाव रहा 1850 रुपए। 10 मई को इसके सौदों में 10 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 1860 रुपए पर। हालांकि राज्य की ही गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 9 और 10 मई को सामान्य धान 1850 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में धान के भाव की बात करें तो बुधवार को लखीमपुर मंडी में सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 1980 रुपए। सीतापुर मंडी में भाव रहा 1935 रुपए। माधोगंज मंडी में धान 1970 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही बहराइच मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदे 1830 रुपए पर पड़े। बात धान की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में धान की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,308,37,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। ये उपज पिछले साल की तुलना में 13,65,000 टन अधिक है। जबकि साल 2021-22 में धान की पैदावार 1,294,72,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंगफली की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो धोराजी, सावरकुंडला और माधोगंज मंडी में मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। जबकि राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के भाव में नरमी देखने को मिली। एक्सपर्ट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 9 मई को मूंगफली का भाव रहा 6,555 रुपए। 10 मई को इसके भाव में 300 रुपए का भारी उछाल आया और भाव जा पहुंचा 6,855 रुपए पर। जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 9 मई को मूंगफली का भाव था 7,250 रुपए। 10 मई को इसके सौदे 250 रुपए लुढ़क कर 7,000 रुपए पर हुए। सावरकुंडला मंडी में 9 मई को मूंगफली का भाव था 6,593 रुपए। 10 मई को इसके भाव में 297 रुपए की मजबूती आई और भाव हो गया 6,890 रुपए। उत्तर प्रदेश की माधोगंज मंडी में इस बीच मूंगफली के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 9 मई को मूंगफली का भाव रहा 6,130 रुपए। 10 मई को इसके सौदे 60 रुपए चढ़कर 6,190 रुपए पर हुए। मूंगफली के निर्यात पर नजर डालें तो एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 1,04,112 टन बढ़ा है। साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,80,758 टन का हुआ है। जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 4,76,646 टन रहा था। ये साल तिलहनी फसलों की पैदावार के अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 400,01,000 टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20,38,000 टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379,63,000 टन रही थी। वहीं मूंगफली की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल मूंगफली की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मूंगफली की उपज 100,56,000 टन होने का अनुमान जताया गया है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मूंगफली की पैदावार 101,35,000 टन रही थी। मूंगफली की उपज में आई कमी का असर कृषि उपज मंडियों में इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। और मंडी भाव के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं।
किसान भिंडी की तोड़ाई कर सकते हैं। भिंडी के खेत में सिंचाई कर ले, यहीं प्याज की बुआई करते रहे। साथ ही मक्के की बुआई कर ले, इसी तरह बाजरे की बुआई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में गन्ने के खेत में सिंचाई कर ले, इसके साथ ही मूंग की बुआई करते रहे। इसके अलावा अरहर की कटाई कर सकते हैं। अभी टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान फूल गोभी और पत्ता गोभी के खेत की देखभाल करे। छत्तीसगढ़ में प्याज की खुदाई कर ले, साथ ही लहसुन की भी खुदाई करें। यहाँ हल्दी की खुदाई कर सकते हैं। किसान अदरक की खुदाई करते रहें। छत्तीसगढ़ में आलू की भी खुदाई कर ले, वहीं केले के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय पपीते के खेत में भी सिंचाई कर सकते हैं। किसान मूंगफली के खेत में सिंचाई कर ले, अभी उड़द के खेत में सिंचाई करते रहें। छत्तीसगढ़ में धान में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। इसके साथ ही गन्ने के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2023 के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया। भोपाल से हिजबुल तहरीर से संबंध की आशंका के चलते एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्ध को एनआईए और एटीएस ने गिरफ्तार किया है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल का प्रवर्तन निदेशालय ने नोटिस भेजा है। ईडी ने उन्हें शुक्रवार को पूछताछ के लिए पेश होने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में एक लोकल ट्रेन पटरी से उतर गई। हादसे के कारण रेलखंड पर ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई है। और देश में अब अस्पतालों में ड्रोन के जरिए ब्लड की डिलीवरी संभव हो सकेगी। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने ड्रोन से ब्लड डिलीवरी का सफल ट्रायल किया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई है। अमृतसर में हुए विस्फोट पर पंजाब के डीजीपी ने बताया है कि अमृतसर में कम तीव्रता वाले विस्फोट का मामला सुलझ गया है। मामले में अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।